लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट आप इसको इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, मैं यहाँ हिंदी में करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ये नहीं वाले अगर आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो आप प्लीज इसको सर्कल कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में, ठीक है, जो एटीट्यूड होता है बच्चों का, उसमें अगर हमें चेंज लाना है तो हमें कौन सा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए एज अ टीचर। तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, तो ये तो देखो बिल्कुल ही गलत है। हम बच्चों को जबरदस्ती कोई चीज नहीं मनवा सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो आई थिंक पहला वाला ही सही है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी विचार को दोहराना, हम दोहरा सकते हैं अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, दृढ़ता पूर्वक हम व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति भी कर सकते हैं, ठीक है। और संदेश के द्वारा साहचर्य स्थापित करना, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। होप ये समझ आ गया होगा आपको 12। तो मतलब पहला ही गलत हो गया है कि अगर हम बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाना है तो हम उसे जबरदस्ती किसी चीज के लिए मनवा नहीं सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर अब 13 की बात करें तो यहाँ पे है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इन्होंने सही पूछा है यहाँ पे। तो देखो उपलब्धि अभिप्रेरक होता क्या है, सबसे पहले हमें वो जाना है। उपलब्धि अभिप्रेरक, उपलब्धि मतलब हमको अचीवमेंट लेते हैं, और अभिप्रेरक जो हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। मतलब हमें उपलब्धि यानी अचीवमेंट करने के लिए कुछ अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, कोई चीज है ना, कुछ हमें अचीवमेंट करनी है, उसके लिए हम मोटिवेट रहते हैं हमेशा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप देखो जीवित रहने के लिए आवश्यक है बिल्कुल, हम जो कोई काम करते हैं उसके लिए मोटिवेशन मिलता है, तो वो एक हमारी लाइफ के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ए करेक्ट होगा। बी है हमारा, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ये विकास प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है कि हमारे डेवलपमेंट भी जुड़ी होती है हमारी जो उपलब्धि अभिप्रेरक से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता बल है। अगर आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हैं और अगर आप काम कर रहे हैं, आपके आपस में प्रतियोगिता पर बल है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा, बिल्कुल सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। क्योंकि आप इसको नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, क्योंकि जो वहां पे प्रतियोगिता है वो भी एक पॉजिटिव प्रतियोगिता होती है, ठीक है। ऐसा नहीं हम किसी एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, तो वो एक सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में वो काम करती है। तो इसका मतलब है जो हमारा 13 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किसमें रुचि लेना वो स्टार्ट कर लेते हैं, तो विद्यालय में आएगा। ये हमारा उसमें आ जाता है जो हमारा टीनेजर्स होती है, ठीक है, तो ये उसी में आएंगे। तो हमारा जो विद्यालय है ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर 14 का हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो 3 स्तर है, इसे समझ गए आप लोग। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्रायड का दिया हुआ है, तो इसमें इन्होंने 3 चेतना के 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा इसमें कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है उसको हिंदी में हम सचेत मन की अवस्था बोलते हैं, और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसे अवचेतन मन की अवस्था बोलते हैं, और जो अनकॉन्शियस माइंड है उसे हम अचेतन मन की अवस्था बोलते हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगी, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और कोई और टॉपिक सीडीपी से रिलेटेड जिसमें आपको डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपका डाउट क्लियर करते हुए कोई वीडियो जरूर बना दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो किसने दिया है ये, हमारा सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जबकि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। मतलब जब बच्चे को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, कहीं खेलने चले जाते हैं, और जब तक वो अच्छा महसूस नहीं करते तब तक वो वापस नहीं आते, ठीक है, खेलते रहते हैं। तो उनके व्यवहार में कौन से प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पे आप एक समझ सकते हो कि कुछ हम बच्चा जो होता है वो अपने आप को मतलब
अपने रक्षा करता है, कुछ उसके भाव जो मन में उठते हैं उनसे बचने के लिए, उसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कह सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी मैं आपको इनके सबके जो मीनिंग है वो क्लियर करूंगी। तो जब होता क्या है कि बच्चा खेलने चला गया और जब तक वो अच्छा फील नहीं करता वो खेलता ही रहता है, तो उसके अंदर कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित है या कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र उस टाइम काम कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अलग से इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी इनका मीनिंग क्या होता है। तो अभी हम विस्थापन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब हमारा किसी चीज पर जोर नहीं चलता और हम उसी के बदले वो काम कहीं और करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ने डांटा टीचर को, अब टीचर वापस प्रिंसिपल को तो डांट नहीं सकता, तो वो आके किस पे चिल्लाता है, बच्चों के ऊपर। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है बट जनरली ऐसा होता भी है कि वो आगे स्टूडेंट पे चिल्लाएगा। तो अभी टीचर के अंदर कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है, विस्थापन वाला। होप आपको समझ आ गया है, क्योंकि बच्चे को अगर गुस्सा आ रहा है मतलब बच्चे को अगर किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और वो उस गुस्से पे मतलब वो नहीं, उसको लग रहा है कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो गुस्सा कहीं और जाके वो खेलने के ऊपर निकाल देगा, जैसे टीचर ने बच्चे के ऊपर निकाल दिया। क्योंकि वो क्या पता बच्चे को गुस्से उसके पेरेंट्स ने डांटा और उस बच्चे का पेरेंट्स पे जोर ना चलता हो, तो वो जाके खेलने चला गया। ठीक है, अब वो खिलौने भी तोड़ सकता है, किसी दोस्त को मार के भी आ सकता है, खेल भी सकता है, मतलब बहुत सी चीजें हो सकती है। मतलब जब हमारा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे जोर नहीं होता तो हम उस सिचुएशन का जो मतलब अपना हम भड़ास निकालना चाहते हैं तो हम कहीं और निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो होप ये आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। बिल्कुल, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, तो हम अनुकूलन करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं, तो उससे हम किसको संतुष्ट करते हैं, बिल्कुल अपनी नीड्स को संतुष्ट करते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। इन्होंने नहीं पूछा है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है। देखो, इमोशनल डिस्टर्बेंस भावनात्मक रूप से एक बाधा होती है कि हमें भावनात्मक रूप से हम लोग ना स्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर हम भावनात्मक रूप से स्टेबल नहीं है तो हम बाल अपराध उसकी श्रेणी में आते हैं, बाल अपराधी आते हैं, भगोड़ापन। कुछ बच्चे होते हैं इमोशनली डिस्टर्बेंस होते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, देखा भी होगा आपने। और उसके बाद कमजोरों को डर, कुछ होते हैं ना गुंडागर्दी से कमजोरों को डराते हैं अपने से, है ना, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो ये तीनों बच्चे किस में आ जाएंगे, हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस का पार्ट होते हैं। लेकिन जो स्वालीनता है, स्वालीनता एक हमारी बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है हमारी। ठीक है, और इसमें अगर आपने आई थिंक खान मूवी है, मिस्टर खान मूवी है शाहरुख खान की, उसमें जैसा बिहेवियर किया हुआ है शाहरुख खान जी का जो रोल है उसके अंदर, वो स्वालीनता जो ऑटिज्म बीमारी है उसको दिखाता है कि बच्चा इसमें कनेक्ट नहीं कर पाता है सोशली, वो मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, नजरें नीची रखता है ना, मतलब सोशलाइज नहीं कर पाता जल्दी से। तो स्वालीनता एक अलग चीज हो गई, बट इमोशनल डिस्टर्बेंस के अंदर हमारे ये तीनों पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, तो स्वालीनता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो 19 में है, निःशक्त जनों बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं उनको अगर हम चाहते हैं कि वो एजुकेशन में उनके लिए मतलब सेम रहे, तो सबको पता ही है इसका आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करते हैं तो 20 में है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। तो मेंटली रिटार्डेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बुद्धि लब्धि जो आईक्यू लेवल होता है वो 25 से 70 के बीच होता है। धीमी गति से बच्चा सीखता है और जो उसके डेली काम होते हैं वो नहीं कर पाता और सक्षम नहीं होता, ठीक से नहीं कर पाता है। अगर करता भी है तो वातावरण के साथ बिल्कुल उसको एडजस्टमेंट में, जो अपना एनवायरनमेंट में उसको एडजस्टमेंट के साथ डिफिकल्टी होती है और उसके जो इंटरपर्सनल संबंध है वो कमजोर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इंटरपर्सनल संबंध है, जो एक जनरल इंसान है जो मेंटली रिटार्डेड नहीं है उसके भी हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये उसके लक्षण नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने पूछा है। ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण है। तो शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान बिल्कुल होना चाहिए, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए, बट ये दोनों पॉइंट हमारे विद्यालय वातावरण में इंक्लूड हो गया है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रुचि की भिन्नता ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
कि अध्यापकों की भूमिका मैटर करती है। बिल्कुल, अगर हम बच्चे का एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें एज अ टीचर कैसे बिहेव करना है, बच्चों के साथ कैसे रिलेशन बना के रखनी है, और हमें वो बच्चों को स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे देना है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स, तो ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें तो इसके लिए जो हमारा आरटी एक्ट है 2009, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, होंगे भी आप लोगों को। वो डाउट अगर कुछ आपको है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मैं आरटीई के लिए अलग से पूरा इसको पढ़ के अलग से मैं सोच रही हूँ इसकी एक सीरीज टाइप कुछ चलाऊं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट होता है। तो अभी हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बट आप वीडियो देखना जरूर, मैं अपलोड करूंगी। आप लोग चैनल पे हो सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ आज तक कि आरटीई से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट दिया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, मान लो क्लास 1 से 5 तक एक स्कूल है और उसमें 201 स्टूडेंट है, मान लीजिए, ठीक है, 200 से अधिक है, चाहे 201 हो चाहे 250 हो, ठीक है, चाहे 206 हो, लेकिन वो 200 से प्लस है। ठीक है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है वो कितना होगा, तो वो होता है हमारा 1:40। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा हमारा 23 का बी। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो और आपको कुछ